हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है जो कि बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स के स्टूडेंट है, जिस भी स्टूडेंट के पास डीएससी में एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है, उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं फोर्थ ईयर के जितने भी स्टूडेंट है जो कि सेमेस्टर 8th में है और जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो इसके आज हम यूनिट नंबर सेकंड हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ मिलेगा, एक साइड आपको हिंदी मीडियम का पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और वहां से आप ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बहुत में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रोमा जायसवाल 148। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आपको कहाँ मिलेगी लाइन वाइज यून? आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल में आपको प्लेलिस्ट नाम से एक सेक्शन दिखता है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइन वाइज आपको सारी यूनिट्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। हमारी यूनिट नंबर सेकंड है क्या, उसमें हमें इश्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से 4 टॉपिक दे रखे हैं यूनिट नंबर सेकंड में। इश्यूज में कौन कौन से 4 इश्यूज को हमें पढ़ना है। पहला है फूड सिक्योरिटी, होमलेस एंड फ्रीडम। ठीक है, तो आपका यूनिट नंबर सेकंड का नाम है समस्या, जिसमें आपको खाद्य सुरक्षा, बेघरपन और स्वतंत्रता, ये आपका पहले पार्ट में आया है। फिर दूसरा आपका दे रखा है भूख, क्षमताएं, भोजन का अधिकार। तीसरा दे रखा है टॉपिक गरीबी हटाने की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी। चौथा दे रखा है सार्वजनिक एवं निजी जीवन में भ्रष्टाचार। ठीक है, आपके सिलेबस में 4 टॉपिक दे रखे हैं यूनिट नंबर सेकंड में। तो इस सारे 4 टॉपिक को एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समस्या को जानना है ना। तो मॉरलिटी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस आर डीपली इंटरवाइन इन बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। यानी नैतिकता जो है, नैतिकता, राजनीतिक और शासन एक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण की गहराई से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे नैतिकता हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शासन हो। यानी जो आपका सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये सभी चीजें समाज में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था केवल शक्ति का साधन नहीं होती, यानी सिर्फ रूल करने का ही एक जरिया नहीं होता, बल्कि राजनीतिक नैतिक जिम्मेदारी निभाने में का भी माध्यम होती है। यानी हम रूल तो करते हैं सत्ता के माध्यम से, साथ ही साथ सिखाते हैं कि एथिक्स क्या होता है। तो खाद्य सुरक्षा, बेघरपन, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं हमारे प्रशासनिक मुद्दे भी होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे एथिकल हमारे इश्यूज भी होते हैं, हमारी नैतिकता भी हम यहाँ पे प्रश्न उठता है यहाँ पे कि हम इन लोगों की मदद करें। ठीक है, तो वर्तमान समय में अगर विशेषकर इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे जो गरीब या विकासशील जो देश है उसकी बात करें, तो वहां पे आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद भी आज हमें कई समस्याएं देखने को मिलती है। हमें फूड सिक्योरिटी की, हमें बेघरपन की, फ्रीडम की, भोजन के अधिकार की, गरीबी की, ये सारी भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में। तो नैतिक शासन की यह मांग है कि अपने राज्य में नागरिक की बुनियादी आवश्यकता जो होती है, उनकी बेसिक जो नीड्स होती है, जैसे कि भोजन, आवास, सम्मान, है ना, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये सुनिश्चित कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? ये नागरिक को ये देना एक शासन की, एक नैतिक शासन की, एक एथिकल गवर्नेंस की जिम्मेदारी होती है, जो कि जनता और नागरिक और जो शासन है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने का काम करता है। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आया कि क्या कह रहा है ये आपका यूनिट ये कह रहा है कि जो समस्याएं हैं, यानी समस्या आती किस कहाँ है? देश में। देश क्या होता है? प्रशासन में आता है, उसका नेता होता है कोई एक। ठीक है, तो प्रशासन यानी शासन से जुड़ा है और शासन में एथिक्स जुड़ना होता है, क्योंकि शासन ही जो मदद करता है कल्याणकारी वेलफेयर
काम करता है तो वो एथिक्स में आते हैं। तो वही कह रहा है कि तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है खाद्य सुरक्षा, बेघरपन और स्वतंत्रता, फूड सिक्योरिटी, होमलैंडनेस एंड इंडिपेंडेंस। तो फूड सेफ्टी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा क्या होती है, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, यानी अवधारणा और महत्व जानते हैं। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पोषणपूर्ण भोजन तक जो है वो पहुंच प्राप्त हो। यानी खाद्य सुरक्षा तब होगी जब हमारे जो सोसाइटी, हमारे जो देश है, उसमें सभी व्यक्ति को पोषण युक्त खाना, मतलब जो उसके शरीर में लग सके ऐसा खाना उसे मिल रहा हो, वो सुरक्षित हो, मतलब कुपोषण नाम की कोई चीज ना हो, तो हम कहेंगे हमारे देश में खाद्य सुरक्षा है। यह जीवन और मानव गरिमा के अत्यंत आवश्यक होते हैं। मतलब मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है खाना, है ना, फूड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो खाद्य सुरक्षा बिना कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह ही नहीं सकता, इसलिए बहुत जरूरी है आपके देश के नागरिक जो है वो एक पोषण युक्त खाना उनको मिलना चाहिए, और जिससे फूड सेफ्टी जो है वो बनी रहे देश में। तो इंडिया में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। इसने क्या करा, नीतियां बनाई और सस्ती दरों पे अनाज जो है वो उपलब्ध कराना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी हमें हमें आप सबको राशन कार्ड पे भी आप लोग राशन लेते हो, कितने कम कीमत पे मिलता है। तो यही उसका उद्देश्य होता है कि सभी को पोषण युक्त खाना मिल सके और कोई भी कुपोषण ना रह सके। फिर भी कई लोग कुपोषण और भूख का सामना करते हैं आज भी, जिसके कारण प्रशासनिक कमजोरियां और सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी होती है। कुछ तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन उनको खाना नहीं पहुंचा पाता, उनको नहीं दे पाता, और कुछ आर्थिक उनकी समस्या और सामाजिक समस्या होती है, पर ये कारण बना रहता है। तो खाद्य सुरक्षा जो है, यानी जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी जो है भोजन की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है, यानी सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है फूड की अवेलेबिलिटी तक, बल्कि ये उसकी पहुंच और उसका वहन करने की भी क्षमता, अफोर्डेबिलिटी पर भी निर्भर करता है कि आपके देश में अगर अनाज है, ठीक है, वो अनाज क्या गरीब इंसान खरीद पा रहा है। अगर नहीं खरीद पा रहा है तो उसकी पहुंच नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उस चीज को, तो ये कम करना उसके दाम, ये किसकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो कई बार पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद भी लोग भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बिकॉज महंगाई, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम कौन कौन से होते हैं उसको हम जानते हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी के डायमेंशंस जानते हैं फूड सेफ्टी के। तो सबसे पहले होता है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। हमारे देश में सबसे पहले हमारे पास पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए, यानी हम इतना प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्शन जो है उत्पादन होना चाहिए कि हमारा जो फूड है वो सुरक्षा बनी रहे, मतलब इतना अनाज हम उत्पाद कर सके, मतलब उगा सके, ठीक है। दूसरा सुलभता, एसेसिबिलिटी, यानी सभी के लिए वो पहुंच हो, यानी उग रहा है हमारे देश में भंडार भरा है अनाज का, पर वो लोगों तक पहुंच, मतलब लोगों तक पहुंचे, मतलब हर देश के हर एक कोने तक वो अनाज पहुंच सके, ऐसा दूसरा होना चाहिए। तीसरा उपयोग, यानी यूटिलाइजेशन, यानी पोषण और स्वास्थ्य, यानी उस खाने का उपयोग हो रहा हो, यानी उस खाने का, उस अनाज का लोग पोषण उससे ले पा रहे हो और स्वस्थ हो रहे हो लोग, तब हम कहेंगे कि हाँ खाद्य सुरक्षा है। चौथा स्थिरता, यानी स्टेबिलिटी, यानी निरंतर आपूर्ति, यानी लगातार क्या है ये पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कभी एक महीने दे रहा है सरकार, दूसरे महीने नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने मुख्य आयाम जान ली। अब जानते हैं खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा तो हमने जान लिया, पर खाद्य असुरक्षा के कारण क्या होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी कौन सा कारण है जिससे क्या है खाने की तंगी पड़ जाती है, सिंपल भाषा में कह सकते हो तो, ठीक है। तो उसका पहला कारण है गरीबी। लोग भोजन खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, एबल नहीं होते कि वो खरीद पाए पॉवर्टी के कारण, क्योंकि अनाज महंगा होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है इसको सस्ता करना। है ना। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। अगर लोग बेरोजगार होंगे, आय नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कहाँ से खरीदेंगे, है ना। तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि। संसाधनों पे दबाव पड़ता है, इससे हमारे जितने भी उत्पादन होता है उससे कई गुना अगर जनसंख्या है तो फिर सब में बट नहीं पाता है बराबर, ये समस्या हो सकती है ना। चौथी हो सकती है
क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन यानी फसल उत्पादन पर असर। मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, अचानक से बारिश पड़ गई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया जिससे क्या हुई, फसल नष्ट हो गई, तो देश में खाद्य संकट आ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि भ्रष्टाचार, है ना, पीडीसी में गड़बड़ी हो गई, तो इससे भी क्या होती है, खाद्य सुरक्षा में क्योंकि ये अनाज बेच दिया जाता है, मान लो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अनाज मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को वो बेच दिया जा रहा है, तो फिर ये भ्रष्टाचार चलता है ना। असमान वितरण, कुछ क्षेत्रों में कुछ ज्यादा अनाज दे दिया सरकार ने, कुछ क्षेत्रों में नहीं दिया, तो इससे भी खाद्य असुरक्षा बन सकती है। ये कारण थे। खाद्य जब असुरक्षा होती है तो इसका प्रभाव क्या होता है, फिर इसका प्रभाव ये होता है, इफेक्ट ये होता है कि लोग कुपोषित होने लगते हैं, है ना। लोगों में जो है शरीर जो है वो कुपोषित होने लगता है धीरे धीरे, जान नहीं रहती शरीर में, ताकत नहीं रहती, है ना। बच्चों का शरीर व मानसिक विकास इससे प्रभावित होता है, रुक सकता है। जब बच्चे कुपोषित होते हैं उनको पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा, उनको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्या होंगे, उनका दिमाग या नहीं चलेगा अच्छा, पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा उनको मानसिक तनाव पैदा होगा इससे। बीमारियों में वृद्धि हो सकती है भूख के कारण, उत्पादकता में भी इससे कमी आ सकती है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे खाद्य असुरक्षा के इफेक्ट्स हैं। उस अब हम जानते हैं इसको दूर करने के क्या सॉल्यूशन हम अपना सकते हैं, समाधान। तो खाद्य सुरक्षा बनाने के लिए हमारे हमारे पास क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा, जिससे जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जब हम अनाज देते हैं गरीब लोगों को, सबको, तो फिर उसका वितरण समान हो, जिससे सभी के पास अनाज सही ढंग से पहुंच सके। नेक्स्ट की सरकारी योजना का पारदर्शी किरण, सरकारी की जितनी भी योजनाएं हैं जो बनाई जाती है उससे पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे जनता सरकार से जुड़ सके, उनके सारे कार्य वो कैसे वितरण कर रही है, कितना कहाँ जा रहा है, ये सब जान सके। और सरकार को चाहिए कृषि में सुधार करे, जिससे जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, और उत्पादन जब ज्यादा होगा तो अनाज ज्यादा होगा और फिर वो सस्ते दाम पे बिकेगा और लोग इसे खरीद भी पाएंगे और खा भी पाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाना, जब सरकार का काम है, जब रोजगार होगा, रोजगार के अवसर होंगे, लोग काम करेंगे, बेरोजगार नहीं होंगे, गरीबी हटेगी तो लोग खा पाएंगे, लोग कुपोषित नहीं होंगे और देश में खाद्य असुरक्षा नहीं आएगा फिर। ठीक है, आई होप आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में पता लग गया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा इशू है बेघरपन की। ठीक है, तो हमें देखना है कि बेघरपन का संकट क्या है। तो क्या होता है बेघरपन, तो बेघरपन होता है जब हमारे पास घर नहीं होता है। तो गरीबी और असमानता का स्पष्ट उदाहरण होता है बेघरपन। जो असमान व्यक्ति होगा, गरीब व्यक्ति होगा, उसके पास उसका घर नहीं होगा। यह इस बात को बताता है, दर्शाता है, शो करता है कि शासन व्यवस्था अपने नागरिकों को बुनियादी आवास उपलब्ध कराने में असफल रही है। मतलब ये सरकार की जो फेलियर को दिखाता है कि जो बेसिक जो नीड्स है उनके जनता की, उसको वो पूरी नहीं कर पा रही है। तो बेघर लोग असुरक्षित और क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, असुरक्षित होते हैं और परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। कैसी परिस्थिति में, बेकार परिस्थिति में, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, उनके हेल्थ पे भी पड़ता है और समाज से अलग अलग भी वो हो जाते हैं। तो बेघरपन बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। जैसे कि हम शहर में देखते हैं, एक तरफ बिल्डिंग्स होती है, एक तरफ झुग्गी होती है, तोड़ दी जाती है, बेघर हो जाते हैं वो लोग। तो फिर क्या होती है, उनके लिए एक अलग सोसाइटी भी होती है जहाँ उनका एरिया गंदा पाया जाता है ना, वहाँ सफाई नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो एक सामना झेलना पड़ता है इनको। तो शहरी क्षेत्र जैसे दिल्ली और मुंबई में तेजी से हो रहे शहरीकरण और पलायन के कारण बेघरपन एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लोग गांव में काम नहीं है तो शहर में काम करने आते हैं, वो किराए पे रहते हैं या कहीं झुग्गियों में रहते हैं, जिससे क्या है, उनके लिए खुद का घर होना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। जिससे फिर क्या है, उनको एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहाँ सस्ता होता है, नाली बहती है, गंदगी रहती है, तो इनसे क्या है, उन पे असर पड़ता है। झुग्गी झोपड़ियाँ इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच बड़ा अंतर अब आज भी है। क्योंकि झुग्गी झोपड़ियाँ देखने से हमें पता लगता है कि आज भी हमारे समाज में असमानताएं हैं। तो बेघरपन के कारण क्या होते हैं, तो व्यक्ति जो है, व्यक्तिगत की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है, रोजगार है, इन सब से वंचित जब रह जाते हैं कोई व्यक्ति, तो वो अपना विकास नहीं कर पाता, अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपना घर नहीं खरीद पाता, पैसे की तंगी हो जाती है। तो ये बेघरपन के कारण होते हैं। ठीक है,
और भी कारण हम जान लेते हैं कि बेघरपन के कौन कौन से कॉजेस हैं। तो पॉवर्टी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। जब व्यक्ति गरीब होगा, बेरोजगार होगा, तो उसके पास क्या है, घर नहीं होगा, ठीक है, उस व्यक्ति के पास। दूसरा क्या है पॉइंट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। जब लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं तो शहर उनके लिए एक नया जगह होती है जहाँ पे उनको घर मिलना बहुत मुश्किल कार्य होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो एक्सपेंसिव हाउस एंड रेंट तीसरा कारण है। महंगे मकान मिलते हैं इसलिए उनको किराए के घर पे भी रहना पड़ता है और किराए भी बहुत महंगे महंगे होते हैं शहरों में, जिससे किराए पे भी वो नहीं रह पाते और ये भी बहुत बड़ी समस्या बनती है बेघरपन की। तो लोग रोड के किनारे वगैरह रहा करते हैं। नेचुरल डिजास्टर कह सकते हो, प्राकृतिक आपदाएं। मान लो प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई व्यक्ति गांव में रहता था, कोई नदी किनारे रहता था, कोई कहीं रहता था, वो बाढ़ में डूब गई या फसल उसकी नष्ट हो गई, उसका घर गिर गया, तो फिर क्या है, फिर ये भी बेघरपन का एक कारण है। या मान लो युद्ध हो गया, है ना, तो करते हैं ना लोग माइग्रेट। तो सरकारी योजना का कमजोर क्रियान्वयन भी, सरकार की स्कीम्स लोगों को घर नहीं दे पा रही है, गरीब जनता को घर नहीं दे पा रही है, तो ये भी एक कारण होता है बेघरपन का। बेघरपन का प्रभाव क्या पड़ता है, इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, स्वास्थ्य में समस्याएं आती है। जब व्यक्ति के पास घर नहीं होता, वो झुग्गी झोपड़ी ऐसे एरियाज में रहने जाता है, स्लम्स एरियाज में, फिर क्या होता है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, स्वास्थ्य का उनके ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा क्या होता है कि शिक्षा से वंचित रहते हैं वहाँ के बच्चे, क्योंकि माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे उनकी शिक्षा को जगह नहीं मिल पाती, पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसे नहीं होते, या स्कूल्स अच्छे नहीं होते वहाँ के, है ना, सरकारी स्कूल्स में उनको पढ़ना पड़ता है जहाँ अच्छी, तो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। सामाजिक बहिष्कार, देखा होगा आपने कि आज भी रोड पे लोग रहते हैं दिल्ली में, बहुत जगह झुग्गियों में रहते हैं, तो उनकी एक बस्ती अलग है, उनका एक जगह अलग है, तो उनको क्या है, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। अपराध में वृद्धि होती है, जब लोग के पास घर नहीं होता, खाने को पैसे नहीं होते, रहने को सोने को जगह नहीं होती है, लोग उनको बहिष्कृत करते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको थू थू करते हैं, तो वैसे लोग ही चोर बनते हैं, चकार बनते हैं और अपने पेट पालने के लिए वो चोरी वगैरह किया करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे दिल्ली मुंबई में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो झुग्गियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो झुग्गी एरिया में देखे होंगे मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो, उनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं हो पाते उनके, और ज़्यादातर चोरी करने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन जाती है, उनके पास खाने का रहने का पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिल पाता है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इस कारण वो लोग इन सब गलत चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये सब समस्याएं सरकार द्वारा ही पैदा की जाती है। अगर उनको अच्छा रोजगार, अच्छा घर, अच्छा कुछ हो तो कोई चोरी क्यों करेगा। तो इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो सस्ती आवास योजना चलानी चाहिए सरकार को, जिससे सस्ते दामों पे सभी लोगों को घर मिल सके। लोग शहरी विकास नीति को अपना सके, शहर में आए, डेवलपमेंट करे, अपना रह सके, यहाँ रोजगार सृजन हो, पढ़ लिख सके, अच्छा नौकरी पाले और सामाजिक सुरक्षा योजना में अपना योगदान दे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता और बुनियादी आवश्यकताएं इसमें। तो स्वतंत्रता राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण मूल्य है, लेकिन स्वतंत्रता तभी तक हमारी स्वतंत्रता होती है जब तक हम उस स्वतंत्रता का सही ढंग से उपयोग ना करें। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा, जब आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, आपने स्वतंत्रता, इजराइल बर्लिन का नाम सुना होगा, जिसने स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था। स्वतंत्रता कैसी होती है, दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं बर्लिन, है ना, नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव फ्रीडम एंड पॉजिटिव फ्रीडम। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, हस्तक्षेप से मुक्ति, कि आपको इतनी आजादी दे दी जाए कि आप पे कोई भी पाबंदी ना हो, ये होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता ये होती है, आपको आजादी तो मिलती है पर आप पे कोई पाबंदी भी होती है, तो ये अच्छी चीज होती है। आपको लगेगा कि कैसे, देखो मैंने आपको मतलब खुली छूट दे दी, मतलब आपको पूरा हस्तक्षेप से मुक्ति कर दी कि आप पे कोई भी पाबंदी नहीं है, तो आप चोरी करोगे, चकारी करोगे, या तेज गाड़ी चलाओगे, या कुछ तेज आवाज में गाना सुनोगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, या मर्डर करोगे तो इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसलिए स्वतंत्रता पे को रोकने के लिए भी पुलिस बनाई जाती है, दंड से उनको डर लगता है, तो लोग अपराध कम करते हैं, इसलिए स्वतंत्रता पूर्ण कभी भी नहीं देनी चाहिए, थोड़ी इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा और बेघरपन के संदर्भ में सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति के पास भोजन और आश्रय नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो, इसलिए बुनियादी आवश्यकता उनकी पूरी नहीं हो पाती, फिर वो गलत तरीका अपनाते हैं। अब हम जानते हैं सेकंड टॉपिक जो हमारा है यूनिट नंबर सेकंड का, उसमें हमें पढ़ना है भूख के बारे में।
क्षमताएं के बारे में और भोजन के अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हंगर के बारे में, अंडरस्टैंडिंग हंगर, भूख को समझना। तो क्या है, भूख एक स्थिति है, एक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य की समस्या इससे बनती है किसी व्यक्ति में। यह वैश्विक स्तर पर ही एक गंभीर समस्या है, सिर्फ भारत में नहीं है। आप साउथ अफ्रीका, बहुत सारे विकासशील देश जो है, अविकसित देश है, उसमें आज भी लोग के पास खाने को अन्न नहीं है, प्रोटीन नहीं मिल पाती, उनको सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता, और तो कुपोषित होते हैं वो लोग। तो संसाधनों के असमान वितरण को दर्शाती है ये चीज, अगर भूख को आप समझ सके तो। ठीक है, तो कुपोषण कह सकते हो इसे। ठीक है, हंगर, भूख कह सकते हो। ठीक है, तो भूख के कारण क्या होते हैं, गरीबी, इंसान गरीब होगा, खाने को पैसे नहीं होंगे, गरीब होगा तो उसके पास ऑब्वियसली खाना नहीं होगा, है ना। बेरोजगारी, कमा नहीं रहा है तो खाएगा कहाँ से। असमान वितरण, सरकार ने जो संसाधन समय बांटने चाहिए थे उस तक वो नहीं पहुंच पाया, जिससे वो भूखा रह गया। कृषि संकट आ गई, महंगाई आ गई, फसल नहीं उग पाई तो भी भूख की समस्या बन सकती है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे जो अनाज है वो सभी जगह तक, भारत के कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो भ्रष्टाचार के कारण भी ये समस्या आ सकती है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि लोग कुपोषित होने लगते हैं, कुपोषण हो जाते हैं, मृत्यु दर वृद्धि हो जाती है और बच्चों का विकास इससे रुक जाता है, बाधित हो जाता है ना। तो भूख को आपने समझ लिया, अब क्षमता दृष्टिकोण को समझो, कैपेबिलिटी अप्रोच को। क्या होता है कैपेबिलिटी अप्रोच? क्षमता जो दृष्टिकोण है, यानी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, जिसे अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। किसने? अमर्त्य सेन ने। भूख और गरीबी को समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो जो अमर्त्य सेन है, उनके अनुसार विकास का आकलन केवल आय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि विकास को, ग्रोथ को आपको सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि कैपेबिलिटी पे भी देखना चाहिए, यानी क्षमता पे भी देखनी चाहिए। यानी क्षमता का अर्थ उन्होंने क्या बताया, एबिलिटी का अर्थ क्या बताया उन्होंने? उन्हें कहा है कि वास्तविक अवसर जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, वो एबिलिटी होती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के सामने भोजन पड़ा हुआ है, लेकिन यदि वह उसे खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसकी क्षमता की कमी है। मीन्स ये क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब ये है, आप मार्केट गए, ठीक है, आपने देखा मार्केट में समोसे बिक रहे हैं, जलेबी बिक रही है ना, छोले भटूरे बिक रहे हैं, आपका मन कर रहा है खाने का, ठीक है, बट आपके जेब में पैसे नहीं है। तो आपके पास खाना उपलब्ध है मार्केट में, बट आपके जेब में पैसे नहीं है, यानी आप केपेबल नहीं है उस चीज को अफोर्ड करने में। तो ये थ्योरी ही क्या कहलाती है, कैपेबिलिटी अप्रोच कहलाती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया हो। अब हम चलते हैं, हमारा इसी में दूसरा टॉपिक था ना, राइट टू फूड, यानी भोजन का अधिकार। क्या होता है भोजन का अधिकार? भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार, मौलिक मानव अधिकार में भी आता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में भी आता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने भी, यूएन ने भी इस अधिकार को मान्यता दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, और जीवन के अधिकार में ही भोजन का अधिकार इंक्लूड है, यानी सभी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिलना हमारा मौलिक अधिकार है। फिर भी सोचो, भारत जैसे देश में, पूरी दुनिया, अभी तो मैं भारत की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन का अधिकार है, और जीवन के अधिकार में आता है कि सबको भोजन मिलना चाहिए, फिर भी भारत जैसे देश में लोग भूखमरी के कारण मरते हैं। फिर कहाँ जाता है ये हमारा संविधान? तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे मिड डे मील योजना होती है ना, स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे, जैसे कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे खाना मिला जाता था, मिड डे मील, है ना, मिलता है, आपने पढ़ा होगा, 5th तक मिलता है। ठीक है, तो उसमें खाना दिया जाता है बच्चों को, है ना। तो ये सारी योजनाएं जो है ये सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है, तो आईसीडीएस, भूख, कुपोषण और पोलियोज वाले भी है ना, वो जो बांटते हैं। आंगनबाड़ी आपने देखा होगा, आपके आसपास रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हमारे आंगनबाड़ी में हम जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, प्ले स्कूल टाइप, वहाँ पे भी दिया जाता है पोषण की चीजें, है ना। तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशंस की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम मान्यता की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या करा है, इसे मान्यता दी है, इस अधिकार को। किसको? भूख के अधिकार को। भूख के अधिकार में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, समस्याएं क्या है? करप्शन है ना, करप्शन है, योजना में भ्रष्टाचार है, लैक ऑफ रिसोर्स कह सकते हो, संसाधन की बहुत ज्यादा कमी या पहुंच नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इन सब की वजह से ये समस्याएं पैदा होती है। ठीक है, बेघरपन, इन सब जैसी समस्याएं पैदा होती है।
सॉल्यूशन क्या है, हमारी जो सरकार है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो जो भी कार्य वगैरह कर रहे हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कितने पैसे खर्च करें। डिजिटल वितरण प्रणाली होनी चाहिए और सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। अब हमारे यूनिट नंबर 2 का तीसरा टॉपिक है जिसमें हमें गरीबी हटाने की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बारे में पढ़ना है, यानी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉवर्टी रिमूवल के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे पॉवर्टी जो है, यानी जो गरीबी है वो क्या है, उसकी वैश्विक समस्या क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स कैसे है पॉवर्टी, ठीक है। तो जो गरीबी है केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, यानी पॉवर्टी जो है वो सिर्फ एक देश की, एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये है पूरे विश्व, मतलब पूरे ग्लोबल का के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है। मतलब पूरी दुनिया में ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ गरीबी का सामना करना पड़ता है लोगों को। यह लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं और अवसरों से वंचित कर देती है, लोगों को क्या कर देती है, लोगों को दूर कर देती है उसकी अपॉर्चुनिटीज से और उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, वैश्विक जिम्मेदारी क्या बनती है गरीबी में। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या करा है, सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कि हमें क्या करना होगा, पॉवर्टी को दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और एक दिशा और एक संस्था के रूप में कार्य करना होगा। तो इसके लिए पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जो कि क्या देती है, गरीब देशों को लोन देती है ताकि वो अपनी पूर्ति कर सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाए गए, है ना, फंड दिए जाते हैं जो भी कोई कंट्री मांगता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो आवश्यक देश उसको विकसित करने पे प्रबल बल दिया गया है। तो ये संस्थाएं विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, फाइनेंशियल उनको क्या करती है, सहायता करती है, नीति मार्गदर्शक करती है कि कैसे पॉलिसी बनानी है, गाइडेंस करती है, उसके लिए तकनीकी सहयोग भी करती है, यानी टेक्निकल भी उसको क्या करती है, आवश्यकता उनकी जो भी रहती है, जैसे कि उनको कोई बांध के लिए योजना चाहिए, उनको जैसे कि कोई स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, कोई मशीन्स चाहिए, हथियार चाहिए युद्ध के लिए, तो ये सब भी प्रोवाइड करती है। तो कारण क्या है इसके, ठीक है, यानी गरीबी के कारण क्या होते हैं। गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जब लोग बेरोजगार होंगे, काम धंधा नहीं होगा, तो उनके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, वो गरीब होंगे। दूसरी, शिक्षा की कमी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा, ना वो कुछ कर पाएंगे, ना उनको कुछ समझ आएगा। तीसरा, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, क्योंकि आर्थिक तंगी जिसकी होती है वही गरीब होता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जिस देश में ज्यादा जनसंख्या है उस देश के संसाधन को बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन सभी लोगों के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है, जिससे लोगों के पास पहुंच कम आती है और लोग गरीबी का सामना कर झेलना पड़ता है उन्हें। पांचवा क्या है, वैश्विक असंतुलन। वैश्विक असंतुलन के कारण भी लोग गरीब होते, देखो जैसे अभी भी ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो जिसके कारण अभी देखो हमारे सिलेंडर संकट आ गया है ना, तो गरीब लोगों को नुकसान पड़ता है, तो वैश्विक असंतुलन भी बना रहता है। तो एसडीजी लक्ष्य क्या है, तो एसडीजी जो लक्ष्य है उसमें गरीबी को समाप्त करने की बात की गई है और कहा गया है कि गरीबी को समाप्त किया जाएगा और भूख खत्म, यानी कोई भी कुपोषण होके ना मरे, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक और भी बहुत सारी योजनाएं वगैरह जो है इंटरनेशनल तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पे बनाई गई है। चैलेंजेस क्या होते हैं, तो विकासशील देशों का प्रभुत्व होता है। जब भी कोई गरीब देश होगा उस पर प्रभुत्व, उस पर औपनिवेश देखा होगा आपने पहले भी, ब्रिटिश इंडिया जैसे कंपनी, और अभी भी देखोगे तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हैं, जो देश है वो ज्यादा गरीब देशों पे कंट्रोल करके रखती है ना, प्रभुत्व बनाए रखती है। असमान नीति होती है इनके लिए, जैसे कि यूएन में सारे सदस्य होते हैं सारे देश के, बट उनके साथ भेदभाव जैसा, मतलब असमान नीति, ज्यादातर नीति बनाने में योगदान जो है वो विकसित देश वाले ही लेते हैं। सहायता पर निर्भर रहते हैं ऐसे देश, किसी और देश की सहायता वो करेंगे तो होगा। सॉल्यूशन ये है कि फेयर ट्रेड करें, निष्पक्ष होकर व्यापार करें वो, और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाए, तकनीकी सहयोग करें, ले भी और दे भी, और शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अपने सुधार करें, तो ये सारी समस्याओं को दूर करा जा सकता है। तो जो एसडीजी था, सतत विकास लक्ष्य, यानी जो हमारा यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित किया गया था कि सतत विकास लक्ष्य को अपनाया जाएगा, जिससे गरीबी को समाप्त किया जाएगा और कुपोषण, भूख को भी समाप्त करा जाएगा।
तो ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और समान विश्व जो है, जिसमें पूरे विश्व में गरीबी ना रहे, भुखमरी ना रहे और सभी समान रहे, इसके बढ़ाने में एक वैश्विक क्या है, प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। चैलेंजेस क्या है, यानी चुनौतियां क्या है, वैश्विक प्रयासों की चुनौतियां, यानी जब हम गरीबी हटाने के लिए वैश्विक प्रयास करते हैं तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, है ना? तो संसाधनों का असमान वितरण, दुनिया के जितने भी संसाधन हैं उस पर किसका अधिकार होगा, किसको कितना दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती आती है। दूसरा, पॉलिटिकल स्ट्रगल आता है, यानी राजनीतिक संघर्ष। हमेशा एक देश का दूसरे देश से या अपने ही देश में राजनीतिक संघर्ष होता है, जिसके कारण ये समस्या सॉल्व हो ही नहीं पाती है। तीसरा, विदेशी सहायता पर निर्भरता। ज्यादातर गरीब देश क्या है, विदेशी सहायता पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता। विकसित देशों का इस पर प्रभाव रहता है, मतलब जैसे अमेरिका, यूरोप जैसी देशों का। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, जिसमें पढ़ना है हमें सार्वजनिक और निजी जीवन में भ्रष्टाचार, यानी करप्शन इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। कैसे करप्शन होता है पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में भी, उसके बारे में सबसे पहले मीनिंग जानते हैं, अर्थ जानते हैं और स्वरूप जानते हैं कि करप्शन होता क्या है, अर्थ क्या है करप्शन का। ठीक है, तो करप्शन मीन्स होता है कि शक्ति या पद का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको यूज करना। मतलब आप, करप्शन का मतलब होता है पावर का मिसयूज करना, यानी आपकी जो पोजीशन है उसको आप मिसयूज करके अपने पर्सनली तौर पे उसका यूज कर रहे हो, तो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है ना? तो यह सुशासन और नैतिक राजनीति के लिए सबसे बड़ी बाधा है, यानी कहते हो आप गुड गवर्नेंस और जो एथिकल पॉलिटिक्स होती है उसमें भ्रष्टाचार गलत माना जाता है। तो जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा वहां गुड गवर्नेंस नहीं होगी, एथिकल पॉलिटिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो करप्शन इन पब्लिक लाइफ में अगर देखें, सार्वजनिक जीवन में कैसे भ्रष्टाचार होता है, तो सार्वजनिक भ्रष्टाचार में सरकारी अधिकारी, नेता और इनके द्वारा अनैतिक कार्य किया जाता है। यानी कैसे कार्य किए जाते हैं, इनके द्वारा अनएथिकल जो एक्ट्स है वो करे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा एंड लीडर्स के द्वारा, जिनके द्वारा जैसे रिश्वत लिए जाते हैं, है ना, घोटाले किए जाते हैं, कोई पक्षपात किया जाता है, जिससे क्या होता है, स्कीम वगैरह करके ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और देश को लूटते हैं। तो इससे निपटने के लिए लोकपाल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं बनाई गई है, जो क्या करती है, भ्रष्टाचार को देखने का कार्य के लिए बनाई गई है। पर ऐसा होता नहीं है, भ्रष्टाचार तो हमारे देश में भी होता ही है ना, लेकिन इनकी सफलता जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब लोकपाल रोक तो नहीं पा रही भ्रष्टाचार को हमारे देश से। तो करप्शन इन पर्सनल लाइफ में कैसे करप्शन होता है, अभी ये तो हम बात कर रहे थे कि सरकारी अफसर वगैरह कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, अब हम लोग भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, आम जनता उसको भी जानते हैं। तो आम जनता कैसे करते हैं, टैक्स की चोरी करके। मतलब आपको पता है कि 5 लाख से ज्यादा जैसे इनकम होती है एनुअल, तो फिर इनकम टैक्स लगता है। अगर आप इनकम टैक्स के लिए मतलब आपका कैपेबल हो और आप नहीं दे रहे हो, आप छुपा रहे हो कि नहीं मेरी इतनी कमाई नहीं होती है सालाना, तो फिर क्या कर रहे हो, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स देना जरूरी होता है। गरीब लोगों से नहीं लिया जाता, पर जिनकी तनख्वाह ज्यादा होती है साल में तो उनसे लिया जाता है, 20 लाख वगैरह जिसकी हो जाती है तो उनसे लिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, बहुत सारी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। देखा होगा गमले उठा के लोग भाग जाते हैं सड़क से, है ना, प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं, काला धन इकट्ठा करना। तो ये सब आम जनता है जो क्या करती है, भ्रष्टाचार करती है। तो दोनों ही करते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी होती है और पर्सनल लाइफ में भी होती है। तो कॉजेस ऑफ करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार के कारण क्या होती है, क्योंकि पारदर्शिता की जहाँ कमी होगी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी, वहीं पे हमें करप्शन देखने को मिलेगा। वीक लॉज अगर जहाँ होंगे, कमजोर कानून होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी हमारे देश में स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है जिससे हम इस चीज को रोक सके। लोकपाल ऑफ इंडिया बना तो दिया गया पर इसको रोक नहीं पा रही है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ गरीबी और बेरोजगारी होती है, लोग भ्रष्ट होते हैं, रिश्वत लेना शुरू करते हैं, है ना। और सेंट्रलाइज ऑफ पावर, यानी शक्ति का केंद्रीकरण होने से भी, जैसे कि कोई भी एक केंद्र सरकार इतनी मजबूत होती है जिसमें हद से ज्यादा, एक तो केंद्र में भी सत्ता हो उसकी, और जैसे कि आज बीजेपी केंद्र में भी उसकी सत्ता है, साथ ही साथ उसके कई, मतलब मैक्सिमम स्टेट में भारत के उसी का पार्टी का राज चल रहा है अभी। तो ऐसे में ऐसी पार्टियों के लिए करप्शन बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी पार्टियां करती हैं जो
सत्ता में भी रहती है, केंद्र में भी रहती है और राज्य में भी फैले रहती है, तो ऐसे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हर पार्टी को हमें ये होता है कि चेंज करना चाहिए, किसी का एक तानाशाही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, इससे प्रभाव क्या होता है कि आर्थिक विकास में इससे बाधा आ जाती है। जब भ्रष्टाचार आता है, लोगों के पैसे भ्रष्ट होके काला धन बन के कहीं और लगते हैं। जैसे दिया, मान लो सड़क बनाने का पैसा, ठीक है, अब वो इंजीनियर ने, वो एसडीएम ने, डीएम ने, जिसके पास भी वो फाइल गई गई उन सभी ने भ्रष्टाचार किया, तो सड़क कैसी बनेगी? कम 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 रोड ही उसमें डलेगा, कम पत्थर डलेंगे, सस्ते सीमेंट डलेंगे, जिससे रोड खराब बनेगी और उससे बाद में जाके जल्दी टूट जाएगी, एक्सीडेंट होगा। भ्रष्टा पैसे बचाते हैं ऐसे लोग, है ना। तो इससे विकास में बाधा आती है, असमानता में वृद्धि होती है ना। जिस लोकतंत्र कमजोर होता है इससे, और जनता का विश्वास भी कम होता है अपनी सरकार पे। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं? तो नियंत्रण के उपाय क्या है कि सशक्त कानून बनाया जाए भ्रष्टाचार के ऊपर, और आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता को बनाया जाए। जैसे कि 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत आप लोग आरटीआई फाइल करके क्या कर सकते हो, किसी भी दफ्तर में उसकी जानकारी ले सकते हो कि वो उन्होंने कितने पैसे कहाँ लगाए, क्या करा, उन्होंने कैसे कैसे यूज करा, उनको देने ही पड़ेगा। तो इससे ला सकते हो ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल शासन ला सकते हो। ये डिजिटल शासन में क्या है, सभी रिकॉर्ड्स रहते हैं लोगों के सामने। नैतिक शिक्षा को बढ़ा सकते हो, जिससे करप्शन को भगाया जाए, दूर करा जाए। तो कंक्लूजन में ओवरऑल हम क्या कहेंगे, हमारे सेकंड यूनिट में जो हम पढ़ रहे थे इश्यूज के बारे में, है ना, मुद्दे के बारे में, जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा, बेघरपन की समस्या को, भूख की समस्या को, गरीबी की समस्या को, भ्रष्टाचार को, इन सभी की गहराई से हमने समझने का प्रयास किया। और नैतिक आधार पर हम ये टिके कि इन समस्याओं का समाधान आर्थिक और राजनीतिक उपाय से तो नहीं हो सकता केवल, इसके लिए हमें नैतिक मूल्यों का भी पालन करना होगा। हमें खुद भी, सरकार तो करना चाहिए सरकार को ये काम, और अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो ये सारी चीजें सुधरेंगी, पर साथ ही साथ आम जनता का फर्ज बनता है, नैतिक मूल्य है कि वो गरीब लोगों की मदद करे, भ्रष्टाचार ना करे, है ना। और भोजन और आवास सुनिश्चित करना वास्तविक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें जीवन का जो अधिकार देता है, तो जीवन के अधिकार में ही हमारे आवास भी जुड़े होते हैं, हमारी खान पान भी जुड़ी होती है। तो भूख को समाप्त करने के लिए क्षमता और अधिकार का ध्यान देना जरूरी है। गरीबी हटाने के लिए वैश्विक सहायता भी जरूरी है। मिल के सहायता करके गरीबी दुनिया से हटाया जाए, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, नैतिक शासन को लाया जाए, और समाज को एक अच्छा बेहतर विकास वाला बनाया जाए। आई होप आपको ये यूनिट नंबर सेकंड समझ आया हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं आपके इस सब्जेक्ट के पॉलिटिकल के, उसमें अपने फ्रेंड्स को। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।